नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, एक हमारे मित्र हैं गुप्ता जी हैं, उनका क्वेश्चन आ रहा था कि SLBM पे एक वीडियो बनाई जाए। SLBM जनरली होता क्या है? स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ये क्या होता है? देखो, जिस तरह से हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं, उसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो ना, तो आप अपने जो स्टॉक है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दे करके, किराए पे दे करके उससे पैसे कमा सकते हो। जो SLBM अकाउंट है ना, वो जनरली जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं ना, वो उन्हीं के पास में ज़्यादा था। जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, क्योंकि मगजमारी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे पैसा बैंक में पैसा रखने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम रखा जाता है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट भी हो सकता है, ऐसे ही अगर हमें शेयर बाज़ार में काम करना है तो शेयर बाज़ार में काम करने के लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, डीमेट अकाउंट। और उस डीमेट अकाउंट के बाद भी एक अकाउंट होता है जिसे हम SLBM अकाउंट बोलते हैं। वो डीमेट अकाउंट के बाद एक अलग सा अकाउंट खुलता है। अब पहले ये समझो कि ये काम कैसे करता है। सपोज करो एक का नाम है रवि और एक का नाम है अमित। दो आदमी हैं। रवि के पास में ABC, दो ABC कंपनी के, मान लो ऐसा मान के चलो 1000 शेयर है ना। ABC कंपनी के 1000 शेयर हैं। और जो तुम्हारा अमित है उसके पास उसे वो है एक्टिव ट्रेडर। तो उसने क्या किया है, उसने जो अमित है, अमित को चाहिए स्टॉक, है ना। कोई भी किसी कंपनी का मैं नाम खोल कर रख लेता हूँ, जैसे रिलायंस की बात कर लेते हैं। मैंने रिलायंस माने 1000 पे चल नहीं रहा है, बट 1000 अपन बात कर लेते हैं। 1000 पे रिलायंस चल रहा है और रवि उसको लंबे समय तक होल्ड कर रखने वाला है। अमित का कहना ये, रवि का कहना ये है कि मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं, इसको मैं लंबे समय के लिए रखूँगा, ठीक है। और जो तुम्हारा अमित है शॉर्ट टाइम का ट्रेडर। तो अमित ने क्या किया, उस स्टॉक का जो रेट चल रहा था, जो किराया चल रहा था, वो चल रहा था 50 रुपये प्रति शेयर 1 महीने का। तो उसने अपने ब्रोकर के यहाँ एक SLBM अकाउंट खुलवाया। दोनों ब्रोकरों ने, मतलब दोनों ने, रवि ने भी और अमित ने भी। तो इन्होंने क्या किया, इनने बोला कि भाई मैं स्टॉक को लंबे समय तक रखने वाला हूँ, इसको साल 2 साल तक रखूँगा, अभी मैं से बेचूंगा नहीं। अमित ने बोला कि मेरे को कंपनी के जो फंडामेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उनमें कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई नेगेटिव खबर आई है और ये कंपनी का जो स्टॉक है जो 1000 पे चल रहा है, ये गिर के 800 तक आ सकता है। समझ रहे हो, 1000 से गिर के 800 तक आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना, उसने वो शॉर्ट सेल करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास अकाउंट में शेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर उसके पास है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने एक अपने जो ब्रोकर है उसके पास में एक SLBM अकाउंट खुलाया। एक जो डीमेट अकाउंट है ना, उसके बाद में भी एक अकाउंट होता है जिसे हम SLBM अकाउंट बोलते हैं। तो उसने क्या किया, अपने ब्रोकर के यहाँ एक SLBM अकाउंट खुलाया और SLBM अकाउंट में उसने रवि से 1000 शेयर उधारी पे ले लिए। और उसने बोला कि भाई जो इसका डिविडेंड आएगा, चूँकि जो सेबी का रेगुलेशन है वो ये है कि अगर उस कंपनी पे कोई डिविडेंड आता है तो डिविडेंड किसका आएगा, रवि के पास आएगा। और कॉर्पोरेट कोई एक्शन होता है तो वो रवि देनदारी है उसका। अब इस बीच में एंट्री होती है एक्सचेंज की। एक्सचेंज क्या करती है कि जैसे रवि ने, उन दोनों का SLBM अकाउंट खुल गया, तो अब रवि वाया एक्सचेंज के उन शेयरों को अमित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब उन पर लीगली जो राइट बनता है वो बनता है अमित का। तो अमित ने मान लो 1000 रुपये का वो शेयर चल रहा था और 1000 क्वांटिटी उसने ली। तो अब 1 महीने का जो रेंट पे करना है उन शेयरों का अमित को, रवि को, वो देना है 50,000 रुपये। 50 रुपया शेयर मतलब 50 = 1000, तो 50,000 रुपये। अगर वो साल भर रखता है तो उतने ही उसको, मतलब टाइम होराइजन जितना भी रखता है वो, उसके हिसाब से वो रख सकता है। अब बात को, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं इस कॉन्सेप्ट इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि मतलब एक बार आपने ये वीडियो दोबारा देख लेना कि भाई जो लंबे समय के निवेशक होते हैं ना, जैसे मान लो सपोज करो, उदाहरण से समझो, मेरे पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर है ना। कल मैं ये वाला रवि और अमित वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तब मैं आगे आऊँगा, है ना। मान लो अब कुछ ऐसी कंपनी में नेगेटिव काम हो गया, माने कंपनी के, जैसे आपने देखा होगा प्लांट में आग लग गई,
है ना, नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया, या आपने ऐसा लगा कि किसी अमेरिका के कारण उसका टैरिफ इम्पैक्ट हो गए, या कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, या कंपनी का मतलब कुछ जो जस्ट टेक्निकल समझते हैं कि जो चार्ट मतलब पहले से 400 रुपये से बढ़ता बढ़ता 1000 गया, अब वो वहाँ से लग रहा है कि भाई वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में भी 30 से 40% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है 600 पे। तो अब वो टेक्निकल समझता है कौन, अमित को लगा कि यार ये 1000 रुपये मेरे को इसी शेयर को शॉर्ट कर देना चाहिए। अब शेयर शॉर्ट कब करेगा, जब उस पर होंगे। अब शेयर उस पर है नहीं, तो उसने क्या किया, अपने ब्रोकर के यहाँ SLBM अकाउंट खुलाया, और SLBM अकाउंट खुलवाकर रवि से वे शेयर 1000 रेंट पे ले लिए। अब पूरी जो सेंटीमेंट था पूरा सेंटीमेंट हो गया ख़राब। सेंटीमेंट ख़राब होने से उसने वो अकाउंट जो ना एक्सचेंज के माध्यम से वे शेयर किसके अकाउंट में आ जाएंगे, अब वो रवि के अकाउंट में आ जाएंगे शेयर, वो अमित के अकाउंट में आ जाएंगे। रवि के तो थे ही ना, तो वे अमित के अकाउंट में शेयर आ गए। अब उन पर जो अथॉरिटी रह गई ना सेल करने की या परचेस करने की, वो रह गई अमित की। अब अगर वो डिविडेंड देती है कंपनी तो जाएगा रवि को, कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो जाएगा रवि को। बट अगर कोई लीगल मतलब शॉर्टफॉल आता है, मार्जिन शॉर्टफॉल आता है, तो उसकी जो देनदारी रहेगी वो अमित की रहेगी। सपोज करो उसने 1000 के रेट पे उसके 1000 शेयर शॉर्ट कर दिए, मतलब बेच दिए, और अगर शेयर का जो प्राइस है वो आ गया कुछ दिन बाद, मोटा मोटा मान लो महीने भर में 15 दिन में 800 पे आ गया, है ना। 800 रुपये पे आने पे उसने खरीद लिए वे शेयर। तो जब उसने वो शेयर बेचे उस समय उन शेयरों की कीमत थी 10 लाख रुपया, ठीक है। और जब उसने वे शेयर खरीदे उस समय उन शेयरों की कीमत थी 8 लाख रुपये। तो बचा बीच का 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट का जो हकदार हुआ कौन हुआ मालूम है, वो हुआ तुम्हारा अमित। अब अमित को चूँकि 50,000 रुपये रेंट देना उन शेयरों का, 50,000 रेंट देने के बाद भी उसको 1.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ बचा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब समझो, जैसे मैंने उदाहरण से समझ के चलो, मेरे पे मान लो BSC शेयर के उदाहरण मैं बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। मान लो BSC के शेयर हैं और किसी ने 500 रुपये के रेट पे उठा रखे या 200 के रेट पे उठा रखे हैं, और मानो उदाहरण से समझ लो 500 के रेट से उठा रखे हैं उसने। अब उसका स्टॉक हो गया 5 गुना, 5 पंजे 2500 पे चल रहा है। अब अगर उसने जो कीमत उस समय लगाए थे 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपये की जो कीमत है वो बढ़ के होगी 5 करोड़, ठीक है। अब उसे वे शेयर बेचने नहीं है। क्यों नहीं बेचने, कि अगर वो उन शेयरों को बेच देता है तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई 20% आपको टैक्स देना है, तो 1 करोड़ पे 20 लाख और 5 करोड़ पे 1 करोड़, तो 1 करोड़ उसका टैक्स चला जाएगा। तो वो बोलेगा यार मुझे बेचना तो नहीं है, तो क्या करना है भाई, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मैं इसे लंबे समय के लिए रख लूँ और मैं इसमें से पैसा भी कमा लूँ, ठीक है। अगर वो जैसे ही उसने एग्जिट मारा और वैसे ही उसके पैन कार्ड पे एंट्री चढ़ी, और जैसे ही पैन कार्ड पे एंट्री चढ़ी वैसे ही हमारी जो ताई है निर्मला सीतारमण वो बैठी है, बोला हाँ इधर आजा, ले लल्ला आजा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद में भी ब्रोकरेज अलग, उसके बाद में शॉर्ट टर्म जो अपना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है SST वो अलग लगता है। हालांकि SST गलत है, वो हटना चाहिए, बट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है भाई। हम अलग अलग डिफरेंट तरीके के टैक्सेस देते हैं। हालांकि टैक्स पे अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए और अब उनकी कीमत होगी 5 करोड़। अगर मैं 5 करोड़ आज ही बेच देता हूँ तो मेरे को जो प्रॉफिट आएगा 4 करोड़ का आएगा। और 4 करोड़ पे गवर्नमेंट डिपेंड करती है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में कितना रखती है। मान लो मैं मानता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टर्म में भी रखा, 15% का टैक्स भी रखा, तो 15 चौका 60, 70-80 लाख रुपये गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा। तो यार मुझे वो बेचना ही नहीं है, मैं उसको लंबे समय के लिए रखने वाला हूँ, प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उन शेयरों को जो मेरे पास में 10,000 शेयर हैं किसी को किराए से दे दूँगा, मतलब SLBM अकाउंट के माध्यम से। SLBM अकाउंट पूरा लीगल है, और वो क्या है कि आप बाकायदा एक्सचेंज के माध्यम से देते हो, इसलिए आप इसे घबराएं नहीं कि यार हम दे देंगे तो कोई भाग जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। बीच में आपका ब्रोकर होता है, वाया एक्सचेंज के माध्यम से आपके स्टॉक किसी दूसरे अकाउंट में डाले जाते हैं, ठीक है। अब 10,000 शेयर है मेरे, अगर किसी ने मुझे 1 रुपया शेयर भी दिया, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, तो 1 महीने के मेरे अकाउंट में कितने आएंगे, 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब 1 रुपया तो शेयर है नहीं, क्योंकि शेयर की कीमत है 2500 रुपये। रेंट डिसाइड होता है उसकी कीमत से, या वो किस कैटेगरी का शेयर है। अगर सपोज करो मुझे किसी ने 10 रुपये प्रति शेयर दिया और मेरे पास 10,000 शेयर हैं, साथ ही लाइट में कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट वन मिनट, हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही चला लो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर 10,000 = 10 रुपया, तो
1 लाख रुपये महीना क्या आ गया, किराया आ गया। तो अब उस स्टॉक बेचे भी नहीं और उसे 12 लाख रुपये साल का किराया भी आ गया। वो इन्वेस्टर भी बना बैठा है और रेंट भी कमा रहा है, और प्लस में जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो डिविडेंड का भी अधिकारी है। भाई अमित के पास में जो शेयर है ना, वे अमित यूज़ थोड़ी कर सकता है, वो जनरली कौन यूज करेगा, वो करेगा तुम्हारा उसका डिविडेंड का अधिकार कौन रखता है, वो रखता है तुम्हारा रवि। अब लीगल रूप से किसका अधिकार है उस पर, अमित का, लेकिन वे शेयर किसके हैं, वे हैं रवि के। तो जो SLBM अकाउंट होता है या SLBM अकाउंट की जो आप मतलब एक जो भी देखेगा एक बार में ही समझ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। SLBM अकाउंट जर्नली क्या है कि जो स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म होता है, जो आपका डीमैट अकाउंट या ब्रोकर होता है, उस ब्रोकर के पास में आपका अकाउंट होता है, तो उसी के अंदर एक डीमैट अकाउंट के अंदर ही एक अकाउंट खुलवाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है SLBM। उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा जनरली ये होता है उससे आपको कि जब भी आप उसमें मतलब कोई स्टॉक है आपका जो लंबे समय के लिए आपको रखना है और वो आपको लग रहा है कि यार मेरे को इसे बेचना नहीं है, अब बेचना नहीं है रखना है, तो इसके ऊपर आप किराया ले सकते हो। मकान नहीं लेते थे अपन, किराए से दे देते, मकान तो हमारा ही है वो, बट वो किराएदार रह रहा है, बिल कौन भरेगा, किराएदार भरेगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा लीगली माने जाते हैं। और SLBM का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है। जो बड़े बड़े लैंडर हैं, बड़े बड़े वे ऐसा करते हैं और इसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा किसे है, फ़ायदा उसी को है जो एक्टिव ट्रेडिंग करता है। अगर कोई एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करता, मान लो मेरी उम्र सपोज करो 56 साल एज हो गई मेरी, एज अ 60 साल एज हो गई, और मेरे पास में किसी कंपनी के 1 लाख शेयर पड़े, अब मैं उन्हें बेचूंगा तो उनकी जो कीमत है 4, 8, 10 गुना हो रही है। मतलब कभी लगाए थे 1 करोड़ रुपया, बोले वो 10 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट पहले ही बैठी है, तो मेरे को उसे बेचना ही नहीं है, क्योंकि गिर गिर के कितना गिरेगा उतना जीरो थोड़ी हो जाएगा। तो मैंने उन्हें किराए से दे दिया। अब जैसे ITC है या वेदांता है, ऐसी हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, ये तो डिविडेंड की भरमार है, कोल इंडिया है, तो ये तो डिविडेंड के लिए बनी है, नहीं इनका तो जन्म ही डिविडेंड के लिए हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार कभी कभी तो इन्हें डिविडेंड ही इतना देती तो लोग बागी ने बेचते ही नहीं। क्यों नहीं बेचते कि यार पड़े पड़े रहने दो। भाई मारुति सुजुकी का जो शेयर है ना आज 16-17 हज़ार रुपये चल रहा है, और वो जब कभी IPO आया था, IPO कितने पे आया था मालूम है आपको मात्र 200 या 150 रुपये पर आया था। आप बताओ किसी के अगर IPO के शेयर पड़े हों मारुति सुजुकी के और उसके 1000 गुना हो गए, 150 रुपये का शेयर लिया और वो कितने रुपए का हो गया, 16-17 हज़ार रुपये का हो गया, और वो बेचेगा क्या? अगर उसने मान लो उस समय पे 1000 शेयर ले रखे थे, मैं जस्ट अभी कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं जोड़ पाऊँगा तो इसलिए मुझे कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। अगर किसी के पास 1000 शेयर हैं, 1000 = 150, उसने 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है। अब अभी उस शेयर का रेट चल रहा है 17,000, 17,000 = 1000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 70 लाख की वैल्यू हो रही है। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगाए थे, आज हो रहे वो लगभग 2 करोड़ रुपया। अब वो 2 करोड़ रुपया अगर बेचता है तो माइनस 1,50,000, ठीक है। तो 1 करोड़ 68,50,000 रुपये का उसका शुद्ध लाभ बनेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी देता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, मान लो 12% या 15% के टैक्स के दायरे में भी आता है, तो इंटू 15%, श्रीमान उसका 30 लाख रुपया, मतलब 26 लाख रुपया उसका काय में चला जाएगा, टैक्स में चला जाएगा अकेला। मतलब गवर्नमेंट को वो 26 लाख रुपये टैक्स देगा इसलिए कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो वो बोलेगा मेरे को बेचना ही नहीं, बात ही ख़त्म, मैं बेचता ही नहीं। स्विफ्ट गाड़ी बिकनी बंद होगी क्या, अल्टो गाड़ी बिकनी बंद होगी क्या, इको गाड़ी बिकनी बंद होगी क्या, मेरे को बेचना ही नहीं, मेरे पड़े रहने दो। अब अगर कंपनी ने सपोज करो, अब चूँकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है शेयर का वैसे वैसे उसकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू बढ़ती है मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। EPS बढ़ेगा तो कंपनी क्या, मान लो उन्होंने 150 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे दिया, 150 × 1000, तो उसको अब तक हालांकि कितने का तो डिविडेंड मिल चुका होगा, तो 1.5-2 लाख रुपए का तो डिविडेंड ही मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या? ये है कारण जो आप बोलते हो ना कि यार वो SLBM में क्यों फ़ायदा रखते हैं। जो अच्छी कंपनी रहती है, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी रहती है, जो पैरामीटर जिनके अच्छे रहते हैं, आपको देखने बिजनेस चलने वाला है, उस बिजनेस को जो लंबे समय के निवेशक होते हैं वो लगा लेते हैं और लगा कर चुप से बैठ जाते हैं।
और बहुत से लोग फंसे हुए भी ऐसा करते हैं। बहुत से लोग हैं, मान लो किसी ने 1000 के रेट में कोई शेयर में फंस गए, वो है ना, डिलीवरी का शेयर है, 1000 में फंस गए। अब उनका शेयर हो गया 500 रुपये। अब 500 रुपये हो गया तो उन्हें बेचते नहीं बन रहा, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू रह गई 50 लाख। अब 50 लाख रहेगी तो अब करें क्या? तो अब दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि भाई एक काम करो, इन्हें दे दो आप SLBM के अकाउंट को, मैं किसी को रेंट पे दे दो। अब मान लो उसका जो प्राइस है ना वो चल रहा 10 रुपया, तो 10 इज इक्वल टू 1000, तो 10,000 रुपये महीना तो आएंगे, साल के 1,20,000 आ जाएंगे। तो ये होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। SLBM एक बार माइंड में फिट कर लो, SLBM क्या होता है, क्या कौन करता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसे जो ज़्यादातर करते हैं ना वो करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जिसमें शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, या डिस्काउंट ब्रोकर भी करते हैं, उसमें क्या मगजमारी ज़्यादा रहती है, और वो क्या है कि उतना सर्विस वर्विस लेते नहीं है, तो बोले ठीक है वो टरकाने वाला काम करते हैं। और इनके पास में भी जो शेर खान वगैरह भी है, इनके पास में भी आपको अकाउंट में डायरेक्ट नहीं रखा कि दबाओ मेरा बटन, खोलो मेरा अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो बाकायदा कागज़ बम्बई से बुलाने पड़ते हैं, ऐसा रहता है। वो बम्बई से आते हैं, फिर आप साइन करते हैं, फिर वो फिर जाते हैं, अप्रूव होता है, फिर मतलब पूरा एक प्रोसीजर है, वो 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और साथियों, मैं देख रहा था 77% लोग ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। 0.5 सेकंड लगती हैं, कर दिया करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।